हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आयत क्लासेज में। तो हम लोग आज महासंग्राम बैच ग्रुप डी के लिए शुरू कर रहे हैं। तो चलिए, इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए जाएंगे, तो दिल थाम के बैठिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन क्या है हमारा। ऑप्शन है 6 रूट 4096, 4th रूट 4096, क्यूब रूट और 8th रूट। तो सभी में 4096 है, तो इस 4096 को गुणनखंड तोड़ेंगे हम, तो इस तरह के हमारे 12 2 आएंगे। तो हम 12 2 को इस तरह से लिख दिए हैं। तो अपरिमेय संख्या हम किसको कहते हैं, तो वैसी संख्या जो रूट के अंदर हो, यानी कि रूट 2 हो, रूट 3 हो, रूट 5 हो, ये सभी क्या होते हैं, अपरिमेय होते हैं। रूट 4 क्यों नहीं होते हैं अपरिमेय, या रूट 9 क्यों नहीं होते हैं, तो ये सभी क्या होते हैं, रूट 4 का बाहर आ जाता है 2 और रूट 9 से 3 बाहर आ जाता है, यानी ये रूट 4 का वर्गमूल 2 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है। इसीलिए ये सभी क्या होंगे, ये अपरिमेय नहीं होंगे। रूट 4 और रूट 9 ये परिमेय हो जाएंगे, ये 2 और 3 बाहर निकल जाएंगे, लेकिन ये सभी क्या होंगे, अपरिमेय होंगे, क्योंकि ये सब रूट के अंदर ही रह जाएंगे, ये बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो आइए देखते हैं इस सभी क्वेश्चन में, इस सभी ऑप्शन में कौन सी संख्या है जो रूट के अंदर ही रह जाते हैं, रूट से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो आइए इसको समझते हैं हम। तो हम देखेंगे कि 4096 का जब हम गुणनखंड तोड़ेंगे तो ये इस तरह से 12 2 आएंगे। तो 12 2 को हम क्या करेंगे, इस तरह से इस पर रूट लगाएंगे और देखेंगे क्या है। पहला ऑप्शन के अनुसार ये क्या है, 6th रूट है, यानी 6 6 का पेयर बनाना है, यानी 6 2 इधर हो गया, 2 4 2 6, यानी 6 2 यहाँ तक हो गया हमारा। फिर इधर भी 6 है क्या, तो 2 2 4 2 6, तो 6 6 2 अलग पेयर हो गए। यहाँ एक पेयर बन जाएगा और यहाँ से एक पेयर बन जाएगा, यानी इस सभी पेयर के बदले एगो 2 और इस सभी पेयर के बदले एगो 2 बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या होंगे, ये दोनों के दोनों पेयर क्या होंगे, रूट के बाहर निकल जाएंगे। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये 4 बाहर निकलेंगे, 2 दूना 4 निकलेंगे, तो 4 तक क्या होगा, 4 तो हमारा परिमेय हो जाएगा। तो ये नहीं होगा ऑप्शन। ऑप्शन बी चेक करते हैं। ऑप्शन बी चेक करेंगे तो ऑप्शन बी हमारा क्या है, 4th रूट है, तो हम 4th रूट लगाएंगे, यानी कि अब 4 4 का पेयर बनाएंगे। तो देखिए 4 का पेयर, फिर यहाँ 4 का पेयर, और फिर इधर जो है 4 का पेयर। 12 है तो 4 4 के 3 पेयर बनेंगे, तो क्या होंगे, तीनों पेयर से एक एक 2 बाहर निकलेंगे। इस पेयर के बदले 1 2, इस पेयर के बदले 1 2 और इस पेयर के बदले 1 2, तो ये भी हमारा क्या होगा, 8 हो जाएगा। तो इसमें भी रूट के अंदर कुछ नहीं बचेगा, तो ये भी परिमेय होगा। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा हमारा। अब देखते हैं ऑप्शन डी को। ये दोनों ऑप्शन कट गया, और ऑप्शन डी को देखिए। ऑप्शन डी क्या है, तो ऑप्शन डी है 8 का पेयर। ऑप्शन सी चेक कर लेते हैं पहले। क्यूब रूट है, तो देखिए क्यूब रूट लगाते हैं, इस पर क्यूब रूट लगाते हैं, यानी कि 3 3 का पेयर बनाना है। तो 3 का पेयर यहाँ से, फिर ये 3 का पेयर, और फिर ये 3 का पेयर, और ये 3 का पेयर, यानी 12 है तो 3 चौका 12, 3 3 का कितने पेयर बनेंगे, 4 पेयर बनेंगे। तो क्या होंगे, ये चारों पेयर बाहर निकल जाएंगे, और ये क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो 16 भी हमारा क्या हो गया, परिमेय हो गया। अब देखते हैं लास्ट ऑप्शन को। ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये इसके अंदर भी रूट के अंदर कुछ नहीं बचा, ये सभी के सभी पेयर बन गए। 12 के 12 जो 2 है वो सभी क्या होते हैं, 3 3 के पेयर में हम बना लेते हैं, यानी कि हमारा 3 3 वाले 4 पेयर बनते हैं और चारों 2 बाहर निकल जाते हैं। अब देखते हैं 4096 को 8th रूट है, यानी 8 8 का पेयर बनाना है, यानी कि 8 को 2 का एक साथ पेयर बनाना है। यानी कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 2 का पेयर हम बना लिए। उसके बाद हमारा क्या फिर से 8 2 का पेयर बनेगा, नहीं बनेगा। देखिए उसके बाद हमको 4 ही 2 बच पा रहे हैं। ये तो 8 का पेयर बन के 1 2 बाहर निकल जाएगा, लेकिन ये चारों क्या हो जाएगा, रूट के अंदर ही रह जाएगा, यानी कि 8th रूट हमारा
ये चारों 2 रह जाएगा रूट के अंदर ही, यानी कि इसका पेयर नहीं बन पाया, तो इसीलिए ये हमारा क्या होगा, अपरिमेय होगा। इसलिए हम कहेंगे कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। चलिए आप समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि एक आदमी ने कुछ संतरे 1 रुपये में 3 फल की दर से और कुछ संतरे 1 रुपये में 2 फल की दर से खरीद लिए। उसे 20% लाभ प्राप्त करने के लिए संतरे को प्रति दर्जन किस मूल्य पर बेचना होगा। तो देखिए क्या कह रहा है कि एक आदमी है जो कुछ संतरा खरीदता है 1 रुपये के 3 फल के भाव से, और भी संतरा खरीदता है जो 1 रुपये के 2 फल के भाव से खरीदता है, और दोनों संतरा को क्या करता है, एक साथ लेकर वो फिर बेचता है। और बेचने के बाद कह रहा है कि अगर 20% लाभ प्राप्त करता है तो संतरा को वो प्रति दर्जन किस मूल्य पर बेचता है। आप बताइए कि संतरा किस दर से बेचेगा ताकि उसको 20% का लाभ हो। तो आइए समझते हैं। हम 2 संतरा लेंगे। पहले 3 के भाव से जो संतरा हम लोग है, जो 1 रुपये के 3 के भाव से जो संतरा बिक रहा है, उस संतरा को हम खरीदेंगे। तो आइए हम एक संतरा वो वाला भी खरीद लेते हैं जो 1 रुपये के 3 के भाव से बिक रहे हैं, यानी कि एक संतरा का मूल्य क्या हो जाएगा, 1/3 रुपया हो जाएगा। और एक संतरा ये भी खरीद लेते हैं जो 2 के भाव से है, यानी 1 रुपये के 2 फल मिल रहे हैं, तो उसका क्या हो जाएगा कीमत, एक संतरे का 1/2 रुपया हो जाएगा। देखिए 1 रुपये के 3 फल वाले जो संतरे हैं वो खरीदेंगे तो एक संतरे का कीमत क्या हो जाएगा, 1/3 रुपया हो जाएगा। और 1 रुपये के जो 2 संतरे मिल रहे हैं, 2 फल मिल रहे हैं, तो उसको खरीदेंगे तो 1/2 रुपया हो जाएगा एक संतरे का कीमत। यानी कि हम लोग 2 संतरा खरीद लिए। 2 संतरा कितना में खरीद लिए, तो 1/3 रुपया पहले खर्च किए, 1/2 रुपया बाद में, यानी कि टोटल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 3 यानी कि 5/6। 5/6 रुपया हम लोग खर्चा कर चुके हैं और 2 संतरा खरीदे हैं। अब इस 5/6 रुपया जो हमने पूंजी लगाया है उस पर क्या करना है, 20% का लाभ प्राप्त करना है। तो जब 5/6 रुपया हमने पूंजी लगाया है, इसका आप 20% लाभ प्राप्त करेंगे, यानी कि इसका 120% निकालेंगे, यानी कि जो हमारा क्रयमूल होता है उसका, उस पर अगर लाभ हो तो 20% लाभ है तो 20 बढ़ा देंगे, और हानि हो तो उसमें से हम घटा देते हैं। तो 20% लाभ है तो 120% हो जाएगा। तो यहाँ से 0 से 0 कट गया, और 6 दूना 12, और ये क्या हो गया, 5 दूना 10, और ये 5 से 5 करिए, यानी 1 रुपया। यानी कि 1 रुपया क्या हो गया, 20% लाभ प्राप्त करने के बाद हो गया कीमत। यानी कि 2 संतरा जो हमने 5/6 रुपया में ख़रीदा था, अब वो 2 संतरा हमको क्या करना पड़ेगा, 1 रुपया में बेचना पड़ेगा, तब हमको 20% का लाभ होगा। तो आइए, यदि आप 2 संतरा 1 रुपया में बेचते हैं तो हमको कहता है कि प्रति दर्जन संतरा किस दर पर बेचना है। यानी कि हमको 2 संतरा नहीं, प्रति दर्जन बेचना है। यानी 1 दर्जन कितना होता है, 12 संतरा होता है। तो 12 संतरा हम किस रेट पर बेचेंगे, यानी कि 2 संतरा 1 रुपया में, तो 12 संतरा कितने रुपया में हम बेचेंगे। तो आप देख सकते हैं कि 2 संतरा 1 रुपया में, तो 4 संतरा 2 रुपया में, 6 संतरा 3 रुपया में, इस तरह से 12 संतरा क्या हो जाएगा, 6 रुपया में हो जाएगा। तो 6 रुपया इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी 6 रुपये दर्जन के भाव से हमको बेचना पड़ेगा। तो चलिए आप समझ गए होंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि सीता ने प्रतिवर्ष 10% ब्याज 10% पर 1,80,000 रुपया सामान्य ब्याज दर पर उधार ले लिया। मतलब क्या हो रहा है कि सीता है जो क्या कर रही है, 10% पर उधार ले रही है, कितना रुपया, 1,80,000 रुपया, और सामान्य ब्याज दर यानी कि साधारण ब्याज पर उधार ले ली। और उसी दिन उसने उस पैसे को क्या की, उस राशि को सालाना चक्रवृद्धि ब्याज पर अपने दोस्त को दे दी। यानी कि जो पैसा यहाँ से ली सीता 10% ब्याज पर 1,80,000 रुपया, वही पैसा क्या की, उसने अपने दोस्त को दे दी चक्रवृद्धि ब्याज पर। वो सीता जो है कि ली सामान्य ब्याज पर
यानी कि साधारण ब्याज पर, और उसने उस पैसे को क्या किया, चक्रवृद्धि ब्याज पर अपने दोस्त को दे दिया। तो क्या हुआ कि 2 साल के अंत में उसे कितने रुपये का लाभ हुआ, यानी कि जो पैसा वो साधारण ब्याज पर ली उसी पैसा को दोस्त के दी, तो क्या होगा कि कुछ ना कुछ उसको लाभ होगा, क्योंकि साधारण ब्याज का जो ब्याज होता है वो एक ही जैसा चलता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज का ही ब्याज फिर से जुड़ जाता है। तो देखिए हम समझते हैं कि साधारण ब्याज से उसका ब्याज कितना होगा और चक्रवृद्धि ब्याज से क्या होगा। तो साधारण ब्याज से जो होगा 2 साल का वो 10% का 10 + 10 होगा 20% होगा, 20% उसको मिलेंगे। और चक्रवृद्धि ब्याज से क्या होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज से होगा उसका, तो जब भी चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा तो क्या करना है, 10 + 10 तो करना ही है, और प्लस में क्या करना है, ये 10 × 10/100 करना है। यानी कि जब भी जितने भी परसेंट होंगे, अगर 10 नहीं यहाँ पे 5 होंगे तो 5 + 5, और फिर प्लस क्या करेंगे 5 × 5/100। अगर 8% होंगे तो 8 + 8 और 8 × 8/100। इस तरह से करेंगे 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, 10 10 20 हो जाएगा, और यहाँ से कट जाएंगे और प्लस क्या आएंगे, 1 एकम 1 यानी 21% हो जाएगा। यानी कि आप देख सकते हैं साधारण ब्याज से उसको 20% मिला और चक्रवृद्धि ब्याज से 21% मिला। तो सीता जो है ना 20% ब्याज देगी, लेकिन अपने दोस्त से वो 21% का ब्याज लेगी, यानी कि उसको 1% का फ़ायदा हो जाएगा इस लेन देन में। यानी कि 20% और 21% में क्या है, 1 का अंतर है, तो 1% उसको बचत हो जाएगा, यानी 1% का लाभ हो जाएगा। तो 1% कितना होगा, 1,80,000 का, तो 1,80,000 है, उसका 1% क्या होगा, तो 1/100, तो 00 से 00 कट जाएगा, यानी 1800 रुपया। 1800 रुपया जो है उसका क्या होगा, लाभ होगा। तो चलते हैं आगे, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। हम उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं हम लोग चौथा क्वेश्चन क्या है कि यदि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 11 है, यदि हम उसके अंकों को परस्पर बदल देते हैं तो बनी हुई नई संख्या मूल संख्या से 45 कम हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। ये हम समझते हैं, अगर 2 अंकों की संख्या होगा तो उसमें 2 अंक होंगे, तो 2 अंक मान लेते हैं कि इकाई अंक में x होगा और दहाई अंक में y लिखा होगा, जैसे 25 है 26 है, ये सभी हमारे क्या है 2 अंकों की संख्या है, तो इसमें इकाई अंक और दहाई अंक होते हैं। तो इकाई अंक को हम लोग मान लिए कि x हो गया और दहाई अंक को हम लोग मान लिए कि y हो गया, 2 अंक है। अगर 3 अंक होता तो हम क्या करते, एक और संख्या लिखते और z भी लिखते। तो इस तरह से आपको बनाना है। तो पहले समझना है कि 2 अंकों की संख्या है तो x और y हो गया। अब कहता है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 11 है, यानी कि x और y इस दोनों का योग कितना है, 11 है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है, यदि हम उसके अंकों को परस्पर बदल देते हैं तो बनी हुई नई संख्या मूल संख्या से 45 कम हो जाती है। यानी हम इसके अंकों को बदल देते हैं, ध्यान से देखिए क्या कहता है, उसके अंकों को परस्पर बदल देते हैं, यानी कि उसके जो अंक है, यानी ये इकाई अंक है और ये हमारा क्या है, दहाई अंक है, तो इसको इकाई को दहाई बना देते हैं, दहाई को इकाई बना देते हैं। यानी x y लिखा हुआ है, इधर इकाई में x है और दहाई में y है, इसको उल्टा कर देते हैं, x दहाई में हो गया y इकाई में हो गया। इस तरह से हम बदल देते हैं तो क्या होती है, तो बनी हुई जो संख्या है वो मूल संख्या से 45 कम हो जाती है। यानी ये जो संख्या बनी है वो पुराने वाले मूल संख्या से 45 कम है, यानी कि उस वाले संख्या से, यानी कि जो पहले वाली संख्या है उससे ये 45 कम है। तो आइए हम समझते हैं, तो संख्या कैसे लिखा जाता है। जब भी संख्या लिखना होगा तो क्या करना होता है, इकाई वाले स्थान की संख्या को हम 1 से गुना करते हैं, दहाई वाले को हम क्या करते हैं 10 से गुना करते हैं, और सैकड़ा वाले को क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं। तो इस तरह से आपको संख्या लिखा जाता है। तो आइए समझते हैं हम कि यहाँ पे संख्या क्या होगी, जो पहले वाली हमारी संख्या x y थी वो क्या होगी, तो इकाई वाला x है तो x में 1 से गुना करेंगे x रहेगा, और दहाई वाला y है तो इसमें 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 10y हो जाएगा।
और नई संख्या क्या होगी, इकाई वाला y है तो इकाई में y रहेगा, और दहाई में क्या होता है 10 से गुना होता है, तो x में क्या हो जाएगा 10 से गुना हो जाएगा, तो 10x हो जाएगा। तो समझ गए आप, ये पहले वाली संख्या हो गई ऊपर वाली, और ये क्या हो गई बाद वाली संख्या हो गई। तो ये बाद वाली संख्या क्या कह रहा है कि जो बाद में बनी है, बदलने के बाद जो बनी हुई संख्या है वो क्या है, मूल संख्या से 45 कम है। यानी ये जो संख्या बनी है वो पुराने वाले से 45 कम है। यानी कि ये कौन सी बनी है, 10x + y बनी है। ये क्या है, पुराने वाले से 45 कम है। पुराने वाला कौन सा है, 10y + x है, 10y + x है। इससे ये 45 कम है। यानी कि हम क्या करेंगे, तो इसमें से हम 45 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। देखिए आपको समझना यही है कि ये जो नई संख्या बनी है ये हमारा नई संख्या है। ये जो हमारा नई संख्या बनी है वो क्या है, मूल संख्या से 45 कम है। यानी कि नई संख्या हमारा 10x + y जो है वो क्या है, मूल संख्या से 10y + x से क्या है 45 कम है। तो चलिए 45 कम कर दिए हम, तो बराबर हो गया। आइए देखते हैं 10x + y और इधर से +x जो है -x बन के आ जाएगा। और देखिए इधर +y है और 10y उधर प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, और यहाँ से -45, और यहाँ से क्या आ जाएगा 9x - 9y बराबर क्या आ जाएगा -45। यानी कि x - y बराबर क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से 9 कॉमन हो जाएगा दोनों में से, और यहाँ 45 है तो 45 से 9 बचे 45 कट जाएगा। यानी x - y बराबर हमारा क्या आ गया 5 आ गया। तो ये हमारा पहला समीकरण हो गया, ये हमारा क्या हो गया दूसरा समीकरण हो गया। तो हल करेंगे, ये x + y बराबर 11 है और ये x - y बराबर 5 है। तो इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x बराबर 16 हो जाएगा। यानी x का मान आ गया 8, x का मान क्या आ गया 8 आ गया। और इस 8 को जब रखेंगे यहाँ तो y का मान क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो हमारी संख्या क्या हो गई, तो एक ये जो x है वो हम किसको माने थे, इकाई को माने थे, तो इकाई के स्थान पर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और y किसको माने थे, दहाई को माने थे, तो y के स्थान पर क्या हो जाएगा 3 होगा, क्योंकि 8 यहाँ रखिएगा, जब आप यहाँ 8 रखिएगा तो 11 में से 8 घट के 3 आ जाएगा, तो दहाई के स्थान पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये संख्या हमारी हो गई। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो देखिए अब हम लोगों का है 5वां क्वेश्चन। तो आइए 5वां क्वेश्चन समझते हैं। क्या कहता है कि a और b की आयु का अनुपात 1:2 है। 7 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 3:5 हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो हल्का है क्वेश्चन ही कि a और b के आयु का अनुपात 1:2 है। यानी a और b है तो इसके वर्तमान आयु का अनुपात दे रहा है 1:2। यानी a को आप अगर x मानते हैं तो b को क्या मानना पड़ेगा 2x मानना पड़ेगा, क्योंकि 1:2 है तो ये 1 का अनुपात होगा, तो ये क्या होगा 2 के अनुपात में होगा, यानी दुगुना होगा। देखिए a और b है तो a आपका 1 अनुपात तो b आपका 2 अनुपात। तो इस तरह से a को हम x मान लिए और b को क्या मान लिए 2 अनुपात में है तो 2x मान लिए। 7 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 3:5 हो जाता है। तो 7 वर्ष के बाद, तो देखिए एक है x और दूसरा है क्या 2x। तो 7 वर्ष के बाद क्या होगा, तो 7 वर्ष के बाद जो है दोनों की आयु बढ़ेगी, क्योंकि हर कोई जो है 7 वर्ष के बाद आपका उम्र, मतलब कि हर कोई का उम्र जो है बढ़ता है। जैसे हम 7 वर्ष के बाद हमारा भी 7 साल बढ़ जाएगा, 7 वर्ष के बाद आपका भी 7 साल का उम्र बढ़ जाएगा, तो हर व्यक्ति में 7 साल का उम्र बढ़ता है। तो इसमें भी 7 का हम प्लस करेंगे, इसमें भी 7 प्लस करेंगे, तो क्या हो जाता है 7 वर्ष के बाद आयु का अनुपात 3:5 हो जाता है। तो ये जो अनुपात होता है वो क्या होता है 3:5 के अनुपात में होता है। आइए समझते हैं आगे। तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी, तो यहाँ से x का जो मान आएगा वो हमारी वर्तमान आयु होगी, यानी कि 5x
और माइनस 3 दूना 6x यानी कि -x आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा 7 × 5 = 35 और 7 × 3 = 21। 35 में से 21 अगर घटाते हैं आप तो क्या आएगा, ये आएगा 14, यानी कि ये माइनस में 14 आएगा, कट जाएगा, x का मान आ गया 14 साल। यानी कि ये क्या हो गया, ये 14 साल की हो गई और ये कितने साल के हो गए, 28 साल के हो गए। तो वर्तमान आयु निकल गई दोनों की, ए की वर्तमान आयु 14 साल और बी की वर्तमान आयु 28 साल। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस सभी का मान क्या होगा, यानी इतना बराबर क्या होंगे। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम छोटी कोष्ठ का काम करेंगे, यानी छोटी कोष्ठ को बनाएंगे, उसके बाद मध्यम कोष्ठ, उसके बाद बड़ी कोष्ठ को बनाएंगे। तो आइए हल करते हैं हम लोग। यहाँ हमारा छोटी कोष्ठ है, यहाँ क्या हो जाएगा, पूर्णांक जब तोड़ेंगे तो 3 दूना 6 1 7, 7/3 होगा और माइनस क्या है 1/3 है। तो 7/3 और 1/3 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7 में से 1 गया 6/3, क्योंकि 3 और 3 का एलसीएम तो सेम होगा और 7 - 1 होगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 6/3। चलिए ये हो गया 6/3। आगे देखते हैं, यहाँ माइनस है तो माइनस, और ये क्या हो जाएगा 3 3 9 1 10/3 हो जाएगा। तो 10/3 में से 6/3 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 में से 6 गया 4/3, ये हमारा हो गया कितना 4/3। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे ये माइनस है, माइनस लगा दिए, 4 3 12 1 13/3 है। अब 13/3 में से जब 4/3 घटेगा तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 में से 4 गया 9/3, अभी 9/3 हो जाएगा। यहाँ देखिए 16/3 है, यहाँ फिर माइनस है और 16/3 है। तो 16/3 में से जब हम क्या करेंगे 9/3 को घटाएंगे तो 16 में से 9 घटता है तो कितना आता है 7, तो ये हो जाएगा 7/3। 7/3 हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को 7वें नंबर क्वेश्चन को क्या कहता है कि सुबह 8 बजे एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपनी यात्रा शुरू करती है। यानी कि एक ट्रेन जो है सुबह 8 बजे क्या करता है, स्टेशन ए से चलना शुरू करता है स्टेशन बी की ओर, यानी कि 2 स्टेशन है, यहाँ मान लीजिए स्टेशन ए है और यहाँ मान लीजिए स्टेशन बी है। तो एक ट्रेन क्या करता है, ए से चलना शुरू करता है बी तक के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, यानी बी की ओर चलता है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, यानी उसका स्पीड जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसके बाद क्या करता है, उसके बाद क्या होता है कि 1 घंटे के बाद एक और ट्रेन स्टेशन बी से स्टेशन ए की ओर चलती है, यानी कि 1 घंटे के बाद क्या होता है कि एक और ट्रेन जो है बी से चलना शुरू करती है इधर की तरफ ए की ओर, कितने के रफ्तार से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। देखिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है। यदि दोनों स्टेशन 220 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कि इस स्टेशन से लेकर इस स्टेशन के बीच की दूरी कितना है 220 किलोमीटर है। तो बताइए 220 किलोमीटर की दूरी पर है तो वे किस समय एक दूसरे को पार करेंगे, यानी कि ये ट्रेन और वो ट्रेन, दोनों ट्रेन एक दूसरे को किस समय पर पार कर जाएंगे। तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्या कहता है कि ए जो है ना 8 बजे चल दिया है अपने, मतलब कि ए से एक ट्रेन जो है 8 बजे रवाना हो गई है बी की ओर, लेकिन जो बी से चलने वाला ट्रेन है वो 1 घंटे के बाद, देखिए ये बी से जो चलने वाला ट्रेन है वो क्या हुआ है 1 घंटे के बाद, देखिए लिखा है कि 1 घंटे के बाद एक और ट्रेन बी से ए की ओर आती है, यानी कि बी से आने वाला ट्रेन है जो 1 घंटा लेट है, यानी कि 1 घंटा में जो पहला ट्रेन है वो कुछ दूरी पर जा चुका है, यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर चलेंगे तो 1 घंटा में कितना किलोमीटर हम पहुंच पाएंगे, तो 40 किलोमीटर पहुंच पाएंगे। यानी कि मान लीजिए यहाँ से यहाँ 40 किलोमीटर हुआ, तो 40 किलोमीटर ये ट्रेन ए से जो चलने वाला ट्रेन है वो चल चुका है, तब वहाँ बी से चलने वाला ट्रेन खुला ही है, यानी ये यहाँ पहुँच चुका है और ये यहाँ से स्टार्ट ही हुआ है चलने के लिए। तो देखिए अब दोनों ट्रेन एक साथ चलेंगे और एक ही समय में अब चलेंगे तो कैसे एक दूसरे को
कितने समय में पार करेंगे। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 220 में से इस 40 को घटा लेंगे। हम 220 में से 40 को घटा लेंगे, यानी 180 किलोमीटर। 180 किलोमीटर ही दोनों ट्रेन को चलना है अब, यानी कि एक दूसरे को पार करना है। हमारा क्या है, 180 किलोमीटर की दूरी है। 180 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, इसको भी और इसको भी, और ये दोनों एक दूसरे से कब मिलेंगे, बीच में कहीं पे मिलेंगे तो कब मिलेंगे ये पता करना है। तो 40 की रफ्तार से अगर ये चलेगा और 50 की रफ्तार से वो आएगा तो क्या होगा, रफ्तार हमारा हो जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा का। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये उसकी ओर चल रहा है, वो इसकी ओर चल रहा है, तो दोनों का स्पीड एक साथ जुड़ेगा, ये भी दोनों एक दूसरे को जल्दी पकड़ पाएंगे। यानी कि आप याद रखिए कि जब भी अगर एक दूसरे की ओर चले, यानी कि एक ट्रेन इधर से उसकी ओर और दूसरा ट्रेन उधर से इसकी ओर चले, यानी कि एक दूसरे की ओर चले, तो क्या होता है, जो हमारा चाल होता है उसमें क्या कर देना होता है, प्लस कर देना होता है। यानी कि 50 और 40 को हम प्लस कर देंगे, यानी 90 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार हो जाएगा दोनों को चलने के लिए। तो 90 किलोमीटर के घंटा से चलेंगे हम, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, चाल हो गया, और ये क्या है, दूरी है, यानी दूरी हमको इतना चलना है। 180 किलोमीटर ही तो चलना है अब, क्योंकि 40 किलोमीटर तो हम चल चुके हैं 1 घंटे में। तो अब देखिए कितना हो गया समय हमारा, तो 2 हो गया, क्योंकि समय का फार्मूला होता है दूरी बटे चाल। तो समय हमारा निकल गया कितना, 2 घंटा। तो 2 घंटे का समय लग जाएगा एक दूसरे को छूने में, एक दूसरे को पार करने में। तो 2 घंटा इधर हो गया, और 1 घंटा पहले हम लोग यहाँ से 40 किलोमीटर चल चुके थे ए से, तो 1 घंटा ये हो गया। यानी कि कितना घंटा हो गया टोटल, तो टोटल हो गया 3 घंटा। तो 3 घंटा उसको लग जाएगा, यानी कि एक दूसरे को पार करने में। यानी कि 8 बजे जब चलना शुरू किया है तो कितने बजे एक दूसरे को पार करेंगे, कह रहा है कि वे किस समय एक दूसरे को पार करेंगे, तो 3 घंटे के बाद। यानी कि 8 में जब 3 जोड़िएगा तो क्या होगा, 11 बजे। 11 बजे वे ट्रेन एक दूसरे को पार कर जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर कितना है, 8 है। 8 नंबर क्या कहता है कि यदि एक समभुज त्रिकोण का क्षेत्रफल 45√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो क्या है, उसकी ऊंचाई कितनी है, आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले समझिए समभुज त्रिकोण का क्या मतलब हुआ। समभुज त्रिकोण का मतलब समझिए, सम मतलब क्या, बराबर, और भुज का मतलब क्या हो गया, भुजा। सम का मतलब हो गया बराबर, भुज का मतलब हो गया भुजा, और त्रिकोण का मतलब क्या हो गया, त्रिकोण, यानी 3 कोण वाले। 3 कोण वाले कौन होते हैं, तो 3 कोण वाले यानी त्रिभुज होते हैं, यानी बराबर भुजा वाले त्रिभुज। तो बराबर भुजा वाले त्रिभुज कौन होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। तो सीधे सीधे समबाहु त्रिभुज नहीं लिख के ये हम लोगों को फंसाने के लिए समभुज त्रिकोण लिख दिया था। तो हम लोग समझ गए कि समभुज त्रिकोण का मतलब क्या हो गया, बराबर भुजा वाले त्रिभुज, यानी कि समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है 45√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, आप जानते होइएगा, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो 45√3 दिया है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल रख दिया 45√3, और ये क्या है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर है। तो यहाँ से क्या होगा, √3 से √3 गया, और यह 45 से इसको 4 को गुना हो जाएगा, तो 45 चौके क्या हो जाएगा, 180। और ये भुजा का स्क्वायर है, भुजा पर स्क्वायर है, तो स्क्वायर इधर ही लिख देते हैं। स्क्वायर इधर से क्या आ जाएगा, इधर रूट बन के आ जाएगा। जब आप 180 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, तो 2 दूना 4, 4 दूना 4 तिहाई 12, और 12 तिहाई 36, और 36 पंचे होता है 180। तो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, तो यहाँ से ये 2 बाहर निकलेगा, और ये 3 बाहर निकलेगा, क्योंकि ये दोनों पेयर बना चुके हैं, और ये 5 रह जाएगा रूट के अंदर। तो क्या आ जाएगा, 3 दूना 6 √5 आ जाएगा, यानी कि हमारी भुजा क्या आ जाएगी, 6 √5 आ जाएगी। तो अब देखिए, अब समझते हैं समबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई होता है इसका फार्मूला क्या होता है।
तो क्या होता है फार्मूला, तो √3/2 गुने भुजा, तो भुजा हम क्या रखेंगे 6√5 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 तिहाई 6, यानी कि 3 रूट क्या हो जाएगा √3 में √5 से √15, 3√15 हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि एक समकोण त्रिभुज का न्यून कोण 62 डिग्री है, तो दूसरा न्यून कोण का मान ज्ञात करें। यानी कि एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं, तो जिसमें कोई एक कोण 90 डिग्री का हो, यानी कि ये कोण 90 डिग्री का है, ये हमारा क्या हो गया समकोण त्रिभुज हो गया। अब क्या कहता है कि समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण दिया गया है 62 डिग्री, तो समकोण त्रिभुज में एक कोण तो 90 डिग्री का हो गए, तो इसमें 2 कोण बच रहे हैं, उसमें से एक कोण क्या कह रहा है एक न्यून कोण 62 डिग्री। ये दोनों क्या होते हैं समकोण त्रिभुज में, ये दोनों ही न्यून कोण होते हैं। तो मान लीजिए कि कोई भी एक 62 डिग्री है, तो ये मान लीजिए यही 62 डिग्री है। उसके बाद क्या कहता है कि न्यून कोण का मान ज्ञात करें, यानी कि दूसरा न्यून कोण का मान ज्ञात करें। यानी कि एक न्यून कोण 62, तो दूसरा न्यून कोण यहाँ पे क्या होगा आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, तो उसमें से 90 तो पहले गायब हो गया, 90 गायब होने के बाद 90 बचा, उस 90 में से क्या हुआ, उस 90 में से फिर 62 भी गायब हो गया हमारा। जब 62 गायब कर देंगे तो कितना बचेगा, तो क्या बचेगा 28 बचेगा। तो 28 डिग्री हमारा ये वाला न्यून कोण होगा। तो चलिए आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि x का मान ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित समीकरण को हल करें। यानी कि ये जो समीकरण दिए गए हैं इसका हल करना है और x का मान ज्ञात करना है। इसमें और कुछ दे दिया है, x इज नेचुरल नंबर, यानी कि x क्या है एक नेचुरल नंबर आएगा, तो उससे मतलब नहीं है। आप समीकरण को हल कीजिए, x खुद ब खुद नेचुरल नंबर आएगा। तो ये आसान क्वेश्चन हो गया। यहाँ से 64 बाहर आएगा, माइनस में है तो उधर प्लस में जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा तो स्क्वायर हटेगा तो रूट पड़ेगा, रूट 64 मतलब क्या 8, और x का मतलब मान क्या आ गया 8, माइनस है तो प्लस में चला जाएगा, यानी कि 14 आ जाएगा x का मान। तो आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन नंबर 10 को। तो हम लोग जो है मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बहुत गर्मी लग रही है, और हम लोग इस तरह से ग्रुप डी के जितने सारे क्वेश्चन है वो करते रहेंगे कंटिन्यू। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।